अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ ऐसा ही क्या बांग्लादेश के साथ हुआ है। जानेंगे बांग्लादेश के ऊपर अब आईएमएफ का गुस्सा किस तरीके से फूटा है। वहीं क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान इतना सारा पैसा देने वाला है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। क्या पन्नागढ़ एयरफोर्स स्टेशन को भारत मजबूत कर रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसा कि हाल के अपडेट्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चल रही बातचीत से साफ। बांग्लादेश और आईएमएफ के बीच 4.7 बिलियन डॉलर के लोन की अगली किस्त को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। ये स्थिति देश की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा रही है। अप्रैल 6 से 17 2025 तक ढाका में आईएमएफ की टीम ने बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ चर्चा की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। आईएमएफ ने कर सुधारों और मुद्रा विनिमय दर में लचीलापन लाने की मांग की है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि बिना सुधारों के बांग्लादेश की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। ये आखिरी मौका जैसी स्थिति हो सकती है। 2024-2025 के पहले 6 महीनों में जीडीपी वृद्धि 3.3% रही, जो पिछले साल की तुलना में 5.1% से कम है। मुद्रास्फीति की बात करें तो 9.4 थी, जो बांग्लादेश के 5 से 6 के लक्ष्य से कहीं अधिक है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो ये 3 महीने के आयात को कवर कर सकता है। 21 बिलियन डॉलर है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता के हटने के बाद देश में राजनीतिक उथल-पुथल ने आर्थिक सुधारों को और जटिल बना दिया है। बांग्लादेश ने आईएमएफ के अलावा विश्व बैंक, एडीबी और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से भी बजटीय सहायता मांगी है। देश को टैक्स जीडीपी अनुपात कम है, जो आर्थिक सुधारों में बाधा डाल रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध ईंधन से संकट, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। निर्यात में रेडीमेड गारमेंट्स, जो देश की 80% से अधिक निर्यात के आय का स्रोत है, रेमिटेंस में भी कमी आई है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए जो पाकिस्तान की स्थिति थी साल 2023 में, वो स्थिति इस वक्त यहाँ आ गई है। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 3.5 बिलियन डॉलर था, जो 9 बिलियन डॉलर के बाहरी भुगतान को कवर करने के लिए अपर्याप्त था। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1.1 बिलियन डॉलर के बेल आउट राशि मिलने में देर हुई, क्योंकि सरकार सुधारों को लागू करने में असमर्थ थी। कठोर मौद्रिक नीति और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को भारी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की स्थिति अभी उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और आईएमएफ की सख्त शर्तें समान चुनौतियां पेश कर रही हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने साल 2022 में अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना किया, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। साल 2022 में भी इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जाकर एक बार फिर से इनके लिए मुश्किल आ गई है। अब छात्रों ने एक अलग पार्टी बनाई है, जबकि चुनाव को लेकर अनिश्चितता है। आईएमएफ की शर्तों को कैसे लागू करेगा बांग्लादेश, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। वैसे जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की सेना का एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल हाल ही में चीन गया, ताकि ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीकों को खरीद और तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा हो सके। यह कदम बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ये यात्रा 13 से 18 अप्रैल तक के बीच में हुई है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधारित मानव रहित हवाई वाहन, एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह को हासिल करना है। बांग्लादेश की फोर्सेस गोल 2030 का नीति का हिस्सा है, जो सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर निहित है। बांग्लादेश सेना में रखाइन को लेकर भी यहाँ चल रहा है एक्शन। तुर्की के साथ भी इन्होंने कुछ इसी तरीके के समझौते किए थे। पाकिस्तान, चाइना के बीच में भी ड्रोन सहयोग हुआ है। भारत ने भी एंटी ड्रोन तकनीकों पर जोर दिया है, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा तनाव के बाद भारत ने स्वदेशी ड्रोन डीआरडीओ का रुस्तम 2, इसने इजराइल के हेरोन टीपी ड्रोन की खरीद की है। 2025 में भारतीय सेना ने विशेष एंटी गोला बारूद की खरीद की निविदा को भी जारी किया है। तुर्की ने भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव को बढ़ाया है। बांग्लादेश को चीन से तकनीक हासिल करने के साथ साथ स्थानीय अनुसंधान और विकास पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपने फोर्सेस गोल को पूरा कर सके। हालांकि भारत को भी अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में पाकिस्तान से $4.5 बिलियन मांगे हैं, जिसमें से 1971 के बांग्लादेश
बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध के दौरान अत्याचारों के लिए सार्वजनिक माफी और अविभाजित संपत्तियों और विदेशी सहायता को लेकर है। 15 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हाँ जी मांगा तो है, लेकिन अभी तक उस चीज को लेकर हामी नहीं भरी है। पर आपको बता दूं, इसको लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इतने सारे लोग मारे गए थे। मोहम्मद यूनुस की 4.52 बिलियन डॉलर की मांग ने बांग्लादेश में भावनात्मक और राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। ये मांग 1971 के नरसंहार के न्याय के मांग को वित्तीय मुआवजे तक सीमित करना प्रतीत होता है, जैसे कोई बांग्लादेशी शहीदों का अपमान मानते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण जैसे जर्मनी के होलोकॉस्ट का मुआवजा दिखाता है कि ये मांगे तभी सफल होती हैं जब उनमें औपचारिक माफी, सामाजिक सहमति, दीर्घकालिक सुलह के प्रयास होते हैं। वहीं रूस, जापान और भारत, पुर्तगाल के उदाहरण देते हैं कि बिना मजबूत कूटनीति के आधार पर ऐसी मांगे विफल हो जाती है। यूनुस की ये रणनीति बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों को जटिल बना सकती है, भारत के साथ तनाव को भी बढ़ा सकती है। इस मुद्दे का समाधान कूटनीतिक जनता की भावनाओं के साथ होना चाहिए और उसी तरीके से चलना चाहिए ताकि किसी तरीके की समस्या न हो। 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगाली उपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया। पुर्तगाल ने भारत से मुआवजे की मांग की, जिसमें गोवा में छोड़ी गई संपत्तियों का हिस्सा शामिल। भारत ने मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया, ये तर्क कहते हुए कि गोवा भारत का अभिन्न हिस्सा था और पुर्तगाली शासन अवैध। पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। भारत और पुर्तगाल के बीच संबंध सामान्य होने में दशकों लगे। मुआवजे का मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो गया। यूनुस की मांग को पाकिस्तान भी इसी तरीके से खारिज कर सकता है, क्योंकि वह 1971 के युद्ध को अपनी हार के रूप में देखता है और मुआवजे को स्वीकार करना उसकी संप्रभुता को लेकर चुनौती हो सकती है। अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक खबर नहीं आई है जिसमें कि पाकिस्तान कहे कि हाँ जी हम देंगे, हालांकि उनकी औकात भी उतनी की नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि उत्तम से उत्तम मिले कीच से कीच, पानी में पानी मिले तो मिले की नीच से नीच। कुछ उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अब ये अलग अलग तरीके से पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बात है भारत की, तो भारत के एक बेस की बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में कि भारत इस बेस में क्या कर रहा है। ये बेस है पन्नागढ़ वायुसेना अड्डा, पश्चिम बंगाल में स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वायुसेना अड्डा है। हाल के अपडेट्स के अनुसार इस अड्डे पर उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि पन्नागढ़ वायुसेना अड्डे पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें नए हैंगर, टैक्सीवे, एप्रोन का निर्माण किया जा रहा है। विशेष रूप से सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह अड्डा बांग्लादेश की सीमा से लगभग 118 किलोमीटर दूर है, जिससे इसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हो रही है। पन्नागढ़ अड्डा पूर्वी भारत में भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है। साल 2021 में पूर्वी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल DK पटनायक ने इस अड्डे का दौरा किया था और परिचालन की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। कोविड महामारी के दौरान पन्नागढ़ अड्डे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ से सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों को लाने के लिए C-17 विमानों को उतारा गया था, जो उस समय भारत की स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण थी। पन्नागढ़ वायु स्टेशन का एडवांस बनाना क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अड्डा पूर्वी क्षेत्र में संभावित चुनौतियों, विशेष रूप से चीन और बांग्लादेश के संदर्भ में है। वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।